बात कर रही है मैम। वो रिहर्स कर रही है। आज हमारे साथ है डॉक्टर सोनाली। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं लाइफ में कि वो मेरी 4 साल की मेहनत का फल था। जब आपका इंटरव्यू हो रहा था दैनिक भास्कर में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फोन आया अननोन नंबर से, तो उन्होंने कहा कि हम नई दुनिया से बोल रहे हैं और हम दैनिक भास्कर से। किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं कभी? बहुत प्यार से काटती हूँ। मेरी सजा भी बड़ी प्यारी सी होती है। जो नए लोग राइटिंग इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, किस तरह का कर, लोगों ने उसको क्या एक ट्रेंड बना रखा है, एक फैशन बना रखा है। तो पहले सबसे पहली परिभाषा तो ये है कि पाना प्यार का नाम ही है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सोनाली। तो आइए और इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी। वेलकम सोनाली मैम, आपका Hi, बिजी स्केड्यूल नमस्ते। निकाल के आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो हम आपसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आपका पैशन क्या है लाइफ में? 2 चीजें थी, एक टीचिंग और एक राइटिंग। अच्छा, तो टीचिंग का ख्याल कैसा आया आपको? ये था बहुत छोटी एज से, मतलब जब 10th पास किया था तब से आसपास के छोटे बच्चों को पढ़ाना, या जो मुझसे जूनियर्स थे उनको पढ़ाना, या वो लोग मेरे पास डाउट्स पूछने आते थे, एवी बस दीदी इसका क्या करना है, दीदी उसका क्या करना है। तो ऐसे तो तब रियलाइज होने लगा कि हाँ, मेरा समझाया हुआ लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है या उनको पसंद आता है। अच्छा। फिर कुछ समय अपनी खुद की पढ़ाई में लग गई और साइड बाय साइड ऐसे ट्यूशन पढ़ाती थी हॉबी से। तो तब नहीं सोचा था कि ऐसे कॉलेज में पढ़ाऊंगी या टीचिंग फील्ड सिलेक्ट करूंगी। तो जब मास्टर्स कर रही थी तब ख्याल आया कि क्यों ना पीएचडी की जाए, और एक जुनून था कि सोनाली के साथ डॉक्टर लगना चाहिए। तो ये मतलब नाम के साथ डॉक्टर लगना चाहिए ऐसे। तो तब नाम एक्चुअली सोनाली नहीं था, तब नाम कुछ और था। तो फिर तय हो गया था कि जो भी नाम हो लेकिन नाम के साथ डॉक्टर लगना है। और फिर जब आप पीएचडी करते हो किसी सब्जेक्ट में तो आपके लिए सबसे पहले जो लाइंस ओपन होते हैं वो टीचिंग ही होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से शुरू हुआ 10th से, और फिर वो अब तक चल रहा है पढ़ाने का सिलसिला। अच्छा, तो आपके नाम के साथ जब डॉक्टर लगा तो आपकी फीलिंग कैसी थी? आपको कैसा आई फील थिंक हुआ? वो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं कह सकती हूँ। हम्म। माँ बनने के अलावा अगर कोई अचीवमेंट है तो वो डॉक्टरेट डॉक्टर। लगना है, नाम के साथ डॉक्टरेट जुड़ना है। तो जिस दिन अवार्ड हो रहा था, मेरा वाइवा हो रहा था, तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस खुशी को। वो वही महसूस कर सकता है जिसको वो मिलता है, बिल्कुल। क्योंकि वो आपका मेहनत का फल होता है आपके हाथ में। जो 4 साल की जो चप्पल घिस घिस के जो मेहनत की जाती है, और जो कलम घिस घिस के आप पेपर्स भरते हो, रिसर्च करते हो, इतनी किताबें पढ़ते हो। शायद मैंने 1000 के आसपास किताबें उन दिनों में पढ़ी होंगी जब मैं रिसर्च कर रही थी पीएचडी के लिए। 1000 के ऊपर ही होगी। तो जो आपने इतना पढ़ा है और उसको जब आप निचोड़ जब आप लिखते हो, और वो जब आपके सामने आता है और आपको सडनली लगता है कि आज से आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया है, तो उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बिल्कुल। कहा नहीं जा सकता उसको शब्दों में। तो टीचिंग प्रोफेशन डिफरेंट है और जब आप लिखने का प्रोफेशन डिफरेंट है, तो लिखने का ख्याल कहाँ से आया आपको? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे लिए। पढ़ाना अलग चीज है और लिखना अलग चीज है। जब मैं लिख रही होती हूँ तो तब मैं टीचर नहीं होती हूँ, और जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मैं वहां पे पोएट या ऑथर नहीं होती हूँ। बहुत कभी ऐसा हुआ होगा कि क्लास में मैंने अपना लिखा कुछ सुनाया होगा, क्योंकि हमारे भी बैरिकेड्स हैं, हम टीचर है तो जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ पे हमको सिलेबस से रिलेटेड चीजें पढ़ानी पड़ती है। तो कभी कभी ऑन रिक्वेस्ट आउट ऑफ द वे जो आकर कभी क्लास में कुछ सुनाया होगा, अदरवाइज ऐसे कभी सुनाया नहीं है। किसी इवेंट या फंक्शन में जरूर कभी विद्यार्थियों को सुनाया होगा, बट बाकी नहीं। तो 2 अलग अलग एक्सपीरियंस है, और मेरे दोनों रोल एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो जब मैं टीचर होती हूँ तो मैं पूरी तरह टीचर होती हूँ, लोगों की हिंदी मैम हूँ तो तब मैं पूरी तरह हिंदी मैम हूँ। अच्छा। और जब मैं लिख रही होती हूँ तो मैं फिर पूरी तरह लिख रही होती हूँ। लेकिन छपने का जो ख्याल था वो मेरे स्टूडेंट से ही मिला है मुझे। वो कैसे? मतलब वो लोग मुझे मोटिवेट करते थे, वो लोग मेरे पीछे पड़ते थे। कुछ लोगों को पता चल गया, नाम तो नहीं ले सकते किसी का लेकिन कुछ लोगों को पता चल गया था कि मैं लिख रही हूँ, और मैं बहुत सालों से डायरी में लिख रही थी, और वो सिर्फ अलमारी की हद तक था। मेरी डायरी बस लिखना है और रख लेना है, लिखना है और रख लेना है। रिसर्च आर्टिकल छप रहे थे मेरे, न्यूज़पेपर आर्टिकल छप रहे थे, वो सब हो रहा था। लेकिन कविताएं सामने नहीं आई थी कि मैं कविताएं भी लिख सकती हूँ ऐसे। तो फिर जब 1-2 विद्यार्थियों को पता चल गया तो फिर वो पीछे पड़ गए कि क्यों ना फेसबुक पे पेज बनाया जाए, वहां लिखा जाए। तो फिर मतलब मैं शायद उस समय इतनी अपडेटेड नहीं थी सोशल मीडिया से, तो जिद करके नहीं हम आपका पेज बनाएंगे, हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे, आप एफबी पे लिखना शुरू करो, क्योंकि उस समय वो सबसे बड़ा सोर्स था मीडिया का, सोशल मीडिया का, लोगों से कनेक्ट करने के लिए था। तो
इस तरीके से फिर वहां लिखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे बहुत लोगों ने बोला कि व्हाई नॉट बुक, छपा भी जाए। तो जब लिख तो रहे हो तो आपके हद तक क्यों, जब अगर हमको पसंद आ रहा तो बहुत लोगों को पसंद आएगा, शायद किसी को सीखने मिल जाए। तो फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती गई कि नहीं, अब आर्टिकल से पोएट्री पे भी आया जा सकता है। क्योंकि पहले मैं हार्डकोर आर्टिकल से लिखती थी। अच्छा। न्यूज़पेपर में छपती थी, यहाँ वहाँ रिसर्च आर्टिकल लिखती थी, जर्नल्स में छपती थी, थीसिस लिख ली थी, एक बार डेजर्टेशन थीसिस लिख ली थी, बट पोएट्री के बारे में सोचा नहीं था। फिर लेकिन लिख रही थी 96 से। पर वो सब डायरी में सहेजे हुए रखे हुए थे, छुपे हुए से। फिर रिवील कैसा हुआ वो एक बार आपको पता होगा, ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ना स्लैम बुक भरवाते हैं। जी हाँ। तो वो स्लैम बुक भरते समय मैंने कुछ मेरे कुछ कोट्स उनको लिख कर दिए। अच्छा, तो उसमें वो रिवील हो गया कि मैम लिखती भी हैं, वरना किसी को नहीं पता था ऐसे कि कोई पोएट्री में इंटरेस्ट भी है। तो फिर उसने पर्सनली पूछा कि ये किसका लिखा हुआ है, ये आपने कहाँ से लाया। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा ही लिखा हुआ है, तो आप मेरे लिए और लिखिए। फिर ऐसे जाने वाले बच्चे पूछते हैं, तो फिर 2-3 लोगों के इसमें अलग अलग कोट लिखे। तो ऐसे वो लीक हो गई इन्फॉर्मेशन कि सोनाली मैम कविताएं भी लिखती हैं। हाँ ऐसे। तो क्या टीचिंग आपकी फर्स्ट जॉब है या इससे पहले भी आपने कोई और जॉब की है? नहीं, यहाँ हैदराबाद में पढ़ाने से पहले जब मैं पीएचडी परस्यू कर रही थी तो मैं स्वतंत्र वार्ता में एज ए सब एडिटर काम करती थी। कुछ महीने मैंने वहाँ प्रेस में काम किया है। तो तब पेज नंबर 6 हैंडल करती थी, और संडे जो बच्चों का पेपर आता है वो हैंडल कर रही थी, और साथ बाय साथ पढ़ाई भी कर रही थी। दोनों चीजें एक साथ कर रही थी। और फिर जैसे ही पीएचडी अवार्ड हुई, इमीडिएटली फिर मुझे जॉब मिल गई। तो फिर मैंने प्रेस छोड़ के और टीचिंग में करियर सेलेक्ट कर लिया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे सब एडिटर की जॉब करने के बाद? हाँ, वहाँ बहुत सीखने मिला। पेज अलाइनमेंट था, या सिलेक्शन था, या एडिटिंग पार्ट था, या प्रूफ रीडिंग था, या पेज सेटिंग था, या नए नए आर्टिकल्स को पढ़ना, उसके लिए आर्टिकल को सेट करना, या लास्ट मोमेंट हर्डल्स कैसे हैंडल किए जाते हैं कि अब पेज में सब कुछ रेडी होगा, इतनी सी जगह बच गई है तो क्या किया जाए, कौन सी न्यूज कब डाली जाए। तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। और वहाँ जो हमारे सीनियर्स थे जिनके अंडर में मैं काम करती थी, उन्होंने भी बहुत टेक्निकल चीजें मुझे बहुत सारी सीखने वाली न्यूज़पेपर से रिलेटेड। तो अच्छी चीज थी। जर्नलिज्म मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था तब। तो मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से। इसमें चैलेंजेस आते हैं, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं कभी? हाँ, हर बार जब भी कुछ नया करने की कोशिश की है, चैलेंजेस तो फेस किए हैं मैंने। जैसे लिखने में आई है या फिर आपके टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं? देखिए, दोनों में था। जब मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी पढ़ा रही थी। ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है हिंदी पढ़ाना यहाँ पर, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड था वो मध्य प्रदेश था और यहाँ पर है तेलंगाना बैकग्राउंड। तो यहाँ के लोगों की जो मेरी सिंपल हिंदी थी वो भी उनको हाई हिंदी लगती थी। तो मुझे स्टूडेंट्स के साथ कंपैटिबिलिटी बिठाने के लिए, उनको अपने लेवल तक लाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मैं जो बहुत साधारण सा कहती थी, उनको लगता था मैम कितनी उच्च हिंदी में बात करती हैं। तो पहले मुझे उनके लेवल पे जाना पड़ा, फिर धीरे धीरे उनका लेवल इंक्रीज करके उनको अपने लेवल पे लाना पड़ा। तो ये टफ था। और एक था कि जो हिंदी भाषी प्रदेश होता है वहां पे उनका जो बेस होता है हिंदी का वो बहुत वीक होता है। स्कूल में भी जो सिलेबस से रिलेटेड है वही चीजें पढ़ाई जाती है, और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये तो इन्हें पता ही होगा। तो जैसे कि हर टीचर बोलती है तो तुम लास्ट क्लास में पढ़ के आए होंगे, तो वैसी वाली बात हो जाती है। तो फिर मुझे थोड़े उर्दू के शब्दों का प्रयोग, फिर थोड़े अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग, और अब तो विडंबना ये है कि मैं बहुत सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में पढ़ाती हूँ। क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको समझाना है, उनको अच्छे मार्क्स भी दिलाना है और उनको डाइजेस्ट भी कराना है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो ट्रांसलेशन क्लास चलती है, हिंदी को हिंदी में पढ़ाती हूँ, फिर हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ। क्योंकि तेलुगु पे मेरा हाथ साफ नहीं है, तो मैं हिंदी तेलुगु में तो नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो फिर मेरे पास 2 स्कोप बचते कि उर्दू के कुछ सिंपल शब्दों के साथ उनको समझाऊं या फिर अंग्रेजी के साथ समझाऊं। तो ये एक चैलेंज था। राइटिंग में चैलेंज ये था कि यहाँ पे सफलता थोड़ा मुश्किल थी, क्योंकि हिंदी को पढ़ने और प्यार करने वाले लोग कम हैं। अगर आप दूसरे भारत के दूसरे राज्यों में जाओगे तो वहाँ हिंदी का वेटेज ज्यादा होता है, वहाँ पाठक ज्यादा अच्छे से और इजीली मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं बहुत लिटरेरी हिंदी प्रयोग करूँ, बहुत साहित्यिक हिंदी में लिखूं, तो शायद कोई पढ़ने वाले अच्छे पाठक भी ना मिले। तो बहुत साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में अगर कोई बात कहूँ तो शायद लोगों को जल्दी और ज्यादा समझ में आएगी। तो इस वजह से मुझे अपना लिखने का स्तर जो था, शब्दों का जो चुनाव जो होता है, वो मुझे थोड़ा नीचे जाकर करना पड़ा ताकि लोगों को जल्दी समझ में आए, उनको पसंद आए। ओके। तो इस तरह से दोनों साइड में को चैलेंजेस मिले हैं। ओके।
तो आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जो आपको बहुत मतलब शरारत करता था या आपको सताता था? बहुत क्यों, बहुत सारे हैं। हर क्लास में होते हैं तो क्या जो करते थे वो शरारत लोग? भी करते हैं और अच्छा पढ़ते भी हैं। अच्छा। नहीं, मैंने कभी किसी को ऐसा सजा नहीं दी। मुझे याद नहीं है कि 19 सालों में मैंने कभी किसी को पनिश किया होगा। किसी को नहीं? नहीं, बहुत प्यार से काटती हूँ। मेरी सजा भी बड़ी प्यारी सी होती है। तो ऐसे कभी क्लास से बाहर निकालना है ऐसी कोई नौबत आई नहीं कि किसी को बाहर खड़ा कर दिया हो या 8 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया हो या ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए। लाइक आई एम फॉर्चुनेट, लकी आई एम इनफ कि मेरी क्लास वो लोग सुनना चाहते हैं, वो लोग पसंद करते हैं, तो इंटरेस्टिंग लगती है उनको क्लास। तो ऐसे कभी मौका आया ही नहीं कि किसी को बहुत सजा देनी। हाँ, नटोरियस होते हैं, मस्ती करते हैं क्लास में, सताते भी हैं, परेशान भी करते हैं, बट प्यार से हैंडल हो जाते हैं। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है स्टूडेंट्स पर? ऐसे मुझे गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्लास में, क्योंकि मैं बहुत लाइवली होती हूँ और बहुत मिंगल होती हूँ उनसे। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज एथिक्स के अगेंस्ट चली जाए या जो नहीं होना चाहिए क्लास में, अगर वैसा कुछ हो रहा है या मैं बहुत सीरियस मोड पे पढ़ा रही हूँ और वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो शायद कभी गुस्सा आ जाता है। अदरवाइज तो मैं उनको एक फ्लो में लेके जाती हूँ तो वो पूरी क्लास ऐसे सुनते हैं। तो इट्स लाइक गुड। मतलब इससे बड़ा शायद कॉम्प्लीमेंट क्या होगा किसी टीचर के लिए कि सारे स्टूडेंट्स बैठ के टीचर को ऐसे सुन रहे हैं, तो इट्स गुड ओनली। तो आपका टीचिंग प्रोफेशन की जर्नी कैसी रही है अभी तक? आप 19 ईयर्स से टीच कर रहे हो ना? हाँ, मैं 2004 आई स्टार्टेड टीचिंग। तो तब से लास्ट ईयर तक तो पढ़ा ही रही थी कॉलेज में। तो इट वाज हैप्पी करियर। आई वाज हाँ, आते हैं अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि कभी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती है या छोटा बच्चा है या कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं या कभी लीव लेनी पड़ती है या बीमार से मार, ऐसे कुछ ना कुछ चलते रहता है। बीच में एक आध बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे लॉन्ग लीव लेनी पड़ी और इस तरह से। बट बाकी ऐसे मेरे पढ़ाने पे उसका कभी कोई इफेक्ट नहीं आया। किसी विद्यार्थी को मुझसे शिकायत नहीं कि आज मैम की ये पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैम क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा पाई। ये मतलब दोनों लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग। घर को घर पे ही छोड़कर जाना है जब कॉलेज जाना है, और जब कॉलेज से घर आना है तो फिर कॉलेज को वहीं छोड़कर आना है। हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि काम हमारे साथ चलता है, काम हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। सही है। तो आप वर्क लाइफ बैलेंस मतलब कैसे मेंटेन करते हो? हाँ, टफ है। मैं बहुत कम सोती थी, मतलब पिछले कुछ सालों में मैं हार्डली 4 घंटे सोती थी। तो लेट नाइट तक काम करना है क्योंकि लिखना भी है, पोएट्री प्रिपेयर करना है, रिसर्च आर्टिकल बनाना है, इवेंट्स करवाना है, क्लासेस लेनी है, पेपर करेक्शन करना है, क्वेश्चन पेपर सेट्स करना है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फैमिली को देखना है, बेटी की पढ़ाई है उसको भी देखना था। अब हालांकि वो अब खुद करने लगी है, पर जब वो छोटी थी तो इट वाज रियली डिफिकल्ट। जल्दी उठना और लेट सोना, तो आपको अपनी पर्सनल चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं मिलने वाला है आपको कुछ भी। तो आपकी फैमिली सपोर्टिव थी ना? हाँ, तभी तो इतने साल काम कर पाई हूँ मैं जी। और टीचर होने की कोई कठिनाइयाँ आपको कभी फेस हुई है? हाँ, जैसे कि बाकी महिलाएं फ्री बर्ड होकर घूमती हैं, शायद कभी कभी मुझे लगता है कि हम बहुत मर्यादाओं में बंध जाते हैं। हम कुछ भी करने के पहले 100 बार सोचते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मैं ये करूंगी तो अच्छा लगेगा, या मैं ऐसे पहन के जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, या मैं पब में जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, या मैं रोड साइड पे खड़े होकर पानी पूरी खाऊंगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जिन चीजों के लिए मैं उन्हें डांटती हूँ, जिन चीजों के लिए मैं उन्हें रोकती हूँ, या मैं नियमों को तोड़ने के लिए उन्हें मना करती हूँ, ऐसे कुछ नियम होते हैं जो हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो हमें सोचना पड़ता है कि अगर हम इस तरीके के कपड़े पहनेंगे या हम इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे या हम गलत शब्दों का, गलत टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो हम उनको क्या सिखाएंगे। तो वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सब कुछ पाना भी है, खुश भी रहना है, घूमना भी है, एंजॉय भी करना है, लेकिन फिर वहां पे एक बॉन्डिंग आ जाती है, नहीं आप टीचर भी हो तो ये शायद आपको सूट नहीं करेगा। तो कहीं कहीं पे वो फिर आपकी आदत बन जाती है, आप अपने आप को कंट्रोल करने लग जाते हो कि नहीं नहीं मेरे लिए इतना ही बस है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरे विद्यार्थी क्या कहेंगे या फिर वो क्या सीखेंगे मुझसे। मैं जैसे लेट जाना है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर मैं लेट जाऊंगी तो मैं उनको कैसे बोलूंगी कि टाइम पे क्लास आया करो। तो आपके स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करते हो? उनकी प्रॉब्लम सुन के, मतलब मैं उनके साथ इस तरह से बात करती हूँ कि वो प्रॉब्लम अगर मेरे पास होती तो मैं क्या करती। मैं उनको हमेशा यही बताती हूँ कि तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं इस चीज को ऐसे हैंडल करती। वो शायद मेरे पास से कोई दुखी होकर कभी नहीं गया है। वो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा मिला है कि जब आपके पास आते हैं तो कुछ और ना मिले, आशीर्वाद मिलता है, स्माइल मिलती है और सोल्यूशन मिलता है।
चाहे देखिए पर्सनली तो मैं जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, बट आई कैन ऑलवेज गिव गुड आइडिया, आई कैन ऑलवेज मोटिवेट देम, आई कैन ऑलवेज मेक देम गुड फाइटर। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका मुझे सच में पता होता है कि सोल्यूशन नहीं है, बट फिर भी मैं उनको नहीं बोल सकती कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बताना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ रास्ता। अगर मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ तो हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम वो तो सिखा ही सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ। और फिर ऐसा नहीं है कि कोई अलग से मैं सेशन लगाती हूँ, क्लास के बीच में सब्जेक्ट रिलेटेड ही कुछ पढ़ाते पढ़ाते इस तरीके से मैं उनको कुछ ना कुछ आइडिया देते रहती हूँ। आपका मोटिवेशन क्या है, मतलब आपको कौन मोटिवेट करते हैं लाइफ में? नाम तो नहीं बता सकती हूँ, पर मेरे पास पावर हाउस है जो मेरी बैटरी चार्ज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करके, जिनसे मिलके, या जिनको एक मैसेज करके, या जिनका हेलो सुन के मेरी बैटरी चार्ज होती है। मतलब जब तक वो लोग मेरी लाइफ में हैं तो इट विल गो फाइन, मुझे इतना पता है। तो वो सब मेरे पावर बैंक, पावर हाउस है जहाँ से मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये सब करने के लिए। आपकी कोई फेवरेट मूवी है जो आप बताना चाहेंगे हमें? हाँ, एक ओल्ड मूवी है राजेश खन्ना की, आनंद। ओके। उसका जो फिलोसॉफिकल थॉट है वो मुझे बहुत पसंद है कि आप अपने मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी चाहे तो जिंदगी जी सकते हैं, और शायद आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी हो तो आप आज भी मर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू हाउ टू लिव लाइफ। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें जो जिंदगी जीने का जज्बा है, वो जो सिखाता है, उस वजह से वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी फिल्म है विवाह, सूरज बड़ातिया। हाँ, सूरज बड़ातिया की जो फिल्म थी विवाह, वो मुझे बहुत पसंद थी। उसके पीछे भी एक सोशल मैसेज है, उसके पीछे एक प्यार है। और जब प्रेम किसी से करते हो तो उसके प्लस माइनस पॉइंट आप नहीं देखते हो, आप बस प्रेम करते हो और वो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करते हो। बिल्कुल। क्योंकि प्यार में सौदा नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। अगर वैसे सब करना है तो फिर लोग शादियां भी कर रहे हैं सौदा करके। तो प्यार में वैसा नहीं होता है। जब आप प्यार करते हो तो फिर वो व्यक्ति जिस हालत में आपके सामने है, आपको उसको वैसे ही स्वीकार करना है। तो ये चीजें मुझे वहां से सीखने मिली, और ये दोनों ही वजह की वजह से ये दोनों फिल्में मुझे बहुत इंस्पायर करती है और मैं बहुत बार देखती हूँ। लेकिन आजकल के लोग सिर्फ आउटर अपीयरेंस को ही मतलब ज्यादा, हाँ, लोग आजकल बाहरी आकर्षण पर ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए रिश्ते टूट रहे हैं। कोई इम्पोर्टेंट लेसन है जो आपने सीखा है आपकी जिंदगी से? हाँ, मैंने कुछ कुछ चीजें सीखी हैं। जैसे किसी पर ट्रस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जहां आप विश्वास करते हो वहां पर धोखा हो जाता है। विश्वास में विष का वास होता है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप अपना सब कुछ किसी को दे देते हो और सब कुछ लुटा देते हो और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आता। और एक चीज है कि नेकी कर और दरिया में डाल। जब आप किसी का भला करते हो तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। तो ये दो लेसन तो मैंने सच में सीखे हैं। आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे यंग जनरेशन को जो आजकल बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है किसी पर भी और लास्ट में उसको मतलब धोखा टाइप मिल जाता है? तो पहले सबसे पहली परिभाषा तो ये है कि पाना प्यार का नाम ही नहीं है। जहां पाने की चाहत है वहां पर प्रेम हो ही नहीं सकता है। वो तो मतलब है, फिर वो तो फिर सेल्फिश हो गए, आप स्वार्थी हैं कि आप कुछ पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले देने के बारे में सोचिए, आप क्या दे सकते हो, आप उस रिलेशन को कितना जस्टिफाई कर सकते हो। आपका पार्ट वहीं तक है, सामने वाले का पार्ट वो खुद निभाएगा। आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो भी आपको प्रेम करेगा? मैं हमेशा से कहती हूँ, आई लव यू इज नॉट एट ऑल क्वेश्चन, देन व्हाई पीपल विल वेट फॉर द आंसर? करेक्ट, इट शुड बी अ स्टेटमेंट, I love you, that's all. How can be you wait for others to reply I love you too? This is not the question. तो अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो करते हो, बस वहीं तक, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपना काम कीजिए बस। आपके हिसाब से रिलेशनशिप में ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स है जो आगे तक लेके जा सकते हैं मतलब रिलेशनशिप को? वही बात है कि ट्रस्ट और लॉयल्टी होनी चाहिए दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। एक ही तरफ से फिर समाज, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग कौन हैं, जाति, ये सब चीजें सब सेकेंडरी है, सब बाद में आती है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिट नहीं कर सकते हो, आप अच्छे और बुरे दोनों समय में एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते हो, तो फिर ये सब चीजें मायने रखती ही नहीं है। इन सब से लड़ा जा सकता है, इन सबको फेस किया जा सकता है, सबको कन्विंस भी किया जा सकता है, सबको समझाया जा सकता है, बिठा के उनके अगेंस्ट जाया जा सकता है, लॉ का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन अगर सामने वाला आपको लॉयल नहीं है, सामने वाला आपके साथ से रिश्ते से पीछे हट जाएगा, तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हो आप।
और आपके स्टूडेंट्स का रिव्यू कैसा है आपके बुक्स के ऊपर? उनको तो बहुत पसंद आई है क्योंकि लिखी उन लोगों के लिए। ये यंग जनरेशन की लव स्टोरी है। ओके। और वैसे तो ये 90s के एरा की है, हम्म। जब लोग एक दूसरे से इतना फ्रीली मिलते नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी कि रिश्ते टूटते नहीं थे इतना आसानी से, रिश्ते जुड़े हुए रहते थे। जितना ज्यादा सोशल मीडिया आ गया उतने ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं, गलतफहमियां उतनी ज्यादा हो रही है। तो ये किताब 90s के लोग भी, जो हमारे एरा के लोग हैं, उनको भी पसंद आएगी और यंग जनरेशन को इससे सीखने मिलेगा ओके। कि प्रेम किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है। उसके लिए बार बार तोड़ना, बार बार जोड़ना, है ना, या फिर ब्रेकअप करके फिर से रिलेशन में आना, ये सब करना जरूरी नहीं है। और सबसे पहली बात, प्रेम करने के लिए बहुत बार एक दूसरे से मिलना भी जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारी इस किताब, जो हमारी दस्तखत है, ये किताब जो नॉवेल था, ये रोमांटिक नॉवेल ही है। ओके। तो इसमें जो दोनों हमारे किरदार हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखते भी नहीं है। ओके। केवल आवाज के बेस पे वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। हमारा जो नायक है वो आरजे है, रेडियो पे प्रोग्राम देता है, और नायिका केवल उसके प्रोग्राम सुनती है और उसकी शैली पे, उसके स्टाइल पे वो मर मिटती है और उससे प्यार कर बैठती है। तो इस तरह से तो ये बहुत यंगस्टर्स को बहुत पसंद आई है किताब। आपको आइडिया कहाँ से आया ये बुक लिखने का, दस्तखत? ऐसे आइडिया कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि एक ना बहुत सालों पहले एक पैटर्न था लिटरेचर में, पत्र प्रविधि उपन्यास लिखे जाते थे। फिर धीरे धीरे ना वो सिस्टम बंद हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह की कोई किताब लिखी जाए जो लेटर्स में ही कंप्लीट हो जाए, और पूरी स्टोरी लेटर्स में ही हम उसको चलाएं और खत्म कर दें। तो ये जो 10 खत है, इसका नाम इसीलिए ऐसा पड़ा है क्योंकि ये 10 लेटर्स हैं जो एक दूसरे को लिखे गए हैं, और पूरी कहानी केवल खतों के माध्यम से पूरी हो जाती है। तो ये शैली बंद हो चुकी थी और मैं चाहती थी कि फिर से आए। और जो लेटर्स जो हैं, आजकल कैसे होता है, मैसेज करते हैं, डिलीट कर देते हैं, है ना। अगर किसी ने भेजे तो कुछ संभाल कर रखेंगे, कुछ दिन रखेंगे, उसके बाद फोन चेंज करेंगे, फिर मैसेज चले जाएंगे। लेकिन जो खत होते हैं वो आपके दिल के करीब होते हैं, आप सहेज कर रख सकते हो, संभाल कर रख सकते हो, 1000 बार उनको पढ़ सकते हो। शायद आपके रहते और आपके रहने के बाद भी खत रहते हैं एक दूसरे के पास। तो ये बहुत भावनाओं का संबंध है इसके साथ। तो इसलिए मैं चाहती थी कि ये खत लिखने की जो प्रथा है वो दोबारा आ जाए, है ना। और जो कागज का आपके साथ संबंध होता है ना, वो अलग ही होता है, और मोबाइल के साथ जो मैसेज का संबंध होता है वो अलग होता है। बिल्कुल। तो इसलिए तो जैसे कि आप भी जॉब करती है, तो आपको लिखने का टाइम मिल जाता है जब जॉब से वापस आने के बाद? हाँ, स्ट्रगल होता है क्योंकि काम तो काम की जगह आपको टाइम पे करना ही होता है, आपको डेडलाइंस होती है, घर का काम आपको घर के समय पे करना ही होगा। तो आपको अपने पर्सनल टाइम को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और फिर लिखना पड़ता है। या फिर मेरा ऐसा रहता है कि जिस भी समय में कोई काम कर रही हूँ तो वो बैक माइंड, वो थॉट चलते रहता है, बैक ऑफ द माइंड रहता है, वो दिमाग में चलता रहता है कि वो स्टोरी को ऐसे बनाना है, फिर वो उसको ये बोलेगा, फिर ये लिखूंगी, फिर वो खाली समय में, बहुत सी बार सोते समय, बहुत सी बार कभी कभी उठते से ही ख्याल आता है, या जब मैं 2 व्हीलर ड्राइव कर रही होती हूँ तो तब ख्याल आते हैं। तो फिर जब जैसी फुर्सत मिले बस फटाफट उनको नोट कर लो, और फिर बाद में उनको टाइम निकाल के करना पड़ता है। बट हाँ, अगर आप काम भी कर रहे हो और आप लिख भी रहे हो तो उसका लेखन पे इफेक्ट आता है, क्योंकि उसमें डिले होता है। बस आपको फुर्सत का इंतजार करना पड़ता है, जैसे ही फुर्सत मिलेगी फिर आप कर पाओगे। तो आप हर रोज लिखती हो या फिर वंस इन अ वीक और वंस इन अ 2 वीक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब ख्याल आता है तब लिखने की कोशिश करती हूँ। इसका कोई नियम नहीं है। कभी कभी शायद मैं 6 महीना कुछ नहीं लिखूं, और कभी कभी मैं 6 दिन में कुछ लिख के खत्म भी कर देती हूँ। तो इट डिपेंड्स, मूड कैसा होता है या ख्याल क्या आते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो भी फॉर एग्जांपल आप ऑफिस के काम में बिजी हो और आपको कुछ ख्याल आ गया, तो आप वो कैसे लिखती हो, कहाँ पे लिखती हो? जब फोन नहीं था तो आप देखेंगी तो परेशान हो जाएंगे। माचिस की डिब्बी, इन्विजिलेशन करते समय वो जो हम पेस्ट करते हैं स्टिकर, उसका रफ पेपर, टिश्यू पेपर, ऐसे भी मेरे पास लिखे हुए संभाले हुए रखे हैं। या किसी भी नोटबुक के पीछे का थोड़ा सा जो कॉर्नर खाली रहता है वहां पर, या कोई बुक के कवर पेज के पीछे, इस तरह से उस वक्त उस थॉट को कहीं ना कहीं स्टोर करना जरूरी होता है, क्योंकि एक बार अगर वो निकल गया तो फिर दोबारा याद नहीं आता है वो चीज। हाँ, तो थॉट उस वक्त कहीं ना कहीं नोट डाउन करना पड़ता है। अब तो फोन होता है तो फोन के नोट्स भरा पड़ा है ऐसे अधूरे थॉट से और कभी कभी कंप्लीट थॉट से, और वो हमेशा अवेलेबल होता है फोन अपने पास, तो अब आसान हो गया है। पहले थोड़ा डिफिकल्ट था हमारे लिए। तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, 2 टर्निंग पॉइंट है। एक ये था कि शादी होना,
और बिल्कुल से एरिया बदल जाना, ओके। मध्य भारत से दक्षिण भारत आ जाना। तो ये चैलेंज भी था और ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से नई शुरुआत हो रही थी। और दूसरा टर्निंग पॉइंट ये था कि जब पीएचडी कंप्लीट हो गया और उसके बाद अब कौन सा करियर चुनना है, पढ़ाना है या सिर्फ घर में बैठ जाना है। क्योंकि वो जो जुनून था ना, मैंने कहा कि डॉक्टर लगना है, वो लग गया, हो गया डॉक्टरेट, अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। तो ये दो टर्निंग पॉइंट है। जब आपकी शादी होती है, आपका नया जीवन होता है, तो अब आप अपने घर के हिसाब से, अपने नए शहर के हिसाब से आगे की चीजें प्लान करते हो। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो फिर आपको करियर का चुनाव करना होता है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। और तीसरा टर्निंग पॉइंट माँ बनने के बाद होता है कि अब आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपको पूरा टाइम अपने बच्चे को देना है। तो इस तरीके से 2-3 फेजेस हर महिला के जीवन में आते ही हैं, तो मेरे भी जीवन में आए हैं। और उस समय चैलेंजेस होते हैं, उनको फेस करना होता है और फिर वहां से आगे निकलना होता है। तो मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, वहाँ पे आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का आपको मिला है और इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड भी मिला है आपको। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो टाइम पर? देखिए, ये तो अच्छी बात होती है, अचीवमेंट है। अगर आपको सम्मान मिलता है आपके काम के लिए तो बड़ी खुशी होती है। तो जो जो पहला अवार्ड था वो एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। उसके लिए मुझे बैंगलोर बुलाया गया था, वहां जाके मुझे कलेक्ट करना था। तो चूंकि वो फर्स्ट अवार्ड था, उसके पहले मैं गोल्ड मेडल वगैरह जीत चुकी थी। वो मेरे स्कूलिंग टाइम के और कॉलेज टाइम के अवार्ड्स थे, यूनिवर्सिटी में टॉप करना और वो सब। लेकिन ये जो बात के लिखने के करियर के जो अवार्ड्स हैं, उसकी शुरुआत मेरी अब्दुल कलाम अवार्ड से ही हुई है। तो वहां से तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत खुशी का माहौल था कि मैं रिप्रेजेंट कर रही थी तेलंगाना को, और वहां जाकर तेलंगाना के लिए मैं अवार्ड ले रही थी पहली बार। तो बहुत बहुत खुशी का माहौल था। आपको एक और अवार्ड भी मिला है ना, नारी शक्ति के ऊपर? हाँ, नारी शक्ति सम्मान। वो एक्चुअली साहित्य के जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर की तरफ, या जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग वाला जो एरिया होता है, नॉट ओनली पोएट्री, जो हमारे रिसर्च आर्टिकल वगैरह होते हैं या जो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे दिया था। तो वो मुझे बांदा उत्तर प्रदेश से दिया गया था। महादेवी वर्मा अवार्ड दस्तखत को मिला था किताब को, वो भी वहीं से मिला था मुझे, उत्तर प्रदेश से ही मिला था। और उसके अलावा फिर नवांकुरन सम्मान था, उसके अलावा सजग सम्मान था, श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान थे। ये सब अलग अलग जगह ऑल ओवर इंडिया में कॉम्पिटिशन्स होती रहती है। जहाँ पे मैं अपना लेखन बेचती हूँ, तो उसमें जो बेस्ट रचना सिलेक्ट होती है, तो उसके आधार पर वो दिए जाते हैं। मैंने ये भी देखा था कि आपने वॉइस ऑफ सूरत में परफॉर्म किया था आपने। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वो मेरा एक्चुअली शहर के बाहर पहला ओपन माइक था। तो मतलब ये समझ लीजिए कि वहां की जो सफलता हुई और जो यूट्यूब पे उसको जितना पसंद किया गया था, इतने व्यूज थे उसके, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि मुझे हैदराबाद में भी ओपन माइक करना है। और जब मैं वहां परफॉर्म करके आई थी, तो मैं उनसे कहकर आई थी कि हमारे यहाँ पे इस तरह के ओपन माइक नहीं होते, उस दौरान नहीं होते थे अपने शहर में। तो मैं उनसे बात करके आई थी कि अगर आपको कभी साउथ रीजन में करना हो तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करना, क्योंकि मुझे आपका बहुत तरीका बहुत पसंद आया था। और वहाँ की ऑडियंस भी ऑसम है, बहुत पसंद है यहाँ के ओपन माइक में और वहाँ के वॉइस ऑफ। मतलब वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बट वो मुझे बहुत प्रोफेशनल लगे। और उनका सोशल मीडिया कवरेज बहुत स्ट्रांग था। तो उस वजह से लोग वहां जाना पसंद करते हैं, बिकॉज उनकी रीच बहुत अच्छी है। यहाँ पे क्या होता है, ओपन माइक होता है, उनकी हद तक होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। और उनका जो तरीका है वो बहुत प्रोफेशनल है, जैसे सोशल मीडिया पे उसको प्ले करने का, लोगों तक पहुंचने का तरीका है। फिर वो आपको एक कॉपी देते हैं उसकी, एंड दे डोंट चार्ज फॉर दैट। और वो जो बेस्ट उस दिन की जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, वो उनके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। और फिर आपको लिंक देते हैं, तो वो लोग खुद प्रमोट करते हैं और आप भी कर सकते हैं। तो फिर आपने हैबिटेट के लिए ट्राई किया है कभी जाने के लिए? हाँ, मैंने किया है, लेकिन बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिलता है एक्चुअली। ओपन माइक अड्डा पे भी ऐसे ही हुआ था कि शॉर्ट नोटिस पे मिला था, और हैबिटेट में भी। तो मतलब थोड़ा प्लानिंग चाहिए मुझे जाने के लिए। दूसरे शहर जाना है घर से निकल के, तो अगर थोड़ा एडवांस में पता हो तो हम जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने 2 बार मौका गवाया है एक्चुअली वहां जाने का। तो अब पता नहीं वो मौका कब आएगा वापस कि उस प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म कर पाऊँ। जी। तो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आपकी तरफ से? देखिए, जो लिखने वाले हैं उनको मैं ये कह सकती हूँ कि पहले बहुत पढ़ें। फिर अपनी भाषा पर जो उनका नियंत्रण है वो अच्छा होना चाहिए। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सिनोनिम्स उनको पता होना चाहिए, चाहे वो अपनी भाषा के हों, चाहे उर्दू के हों, चाहे अंग्रेजी के हों। क्योंकि आजकल इंग्लिश में लिखने का ट्रेंड है जी। आजकल लिटरेरी पोएट्री लिखने वाले केवल लिटरेचर एरिया तक है, और जो यंगस्टर्स हैं वो स्लैम पोएट्री लिख रहे हैं।
तो उसके लिए वो फ्रेंच के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ना, जापानीज के या फिर जर्मनी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अंग्रेजी का तो वो कर ही रहे हैं। तो जितनी ज्यादा भाषाएं हो सकती हैं उनको सीखने की कोशिश करें, बहुत पढ़ें, और जितनी ज्यादा हो सके अपनी टर्मिनोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें। अपनी वोकेबलरी जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके लेखन में वो चीज झलकती, आपका भाषा का नियंत्रण जो है वो वहां दिखाई पड़ता है जी। स्टूडेंट्स ये वोकैबुलरी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एज ए टीचर, एज ए टीचिंग प्रोफेशन, आप कैसे, मतलब क्या एडवाइस करोगे स्टूडेंट्स को? देखिए, जब भी आपके दिमाग में कोई ख्याल आए तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं ये वर्ड लिखूं तो मैं इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड और क्या लिख सकता हूँ। अगर ये नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये नहीं तो ये, लेकिन इतने वर्ड्स पता तो होने चाहिए। आपने एक सुना होता है और आप उसी का उपयोग करते हो, तो हर बार आपको नया शब्द का प्रयोग करना है, और ये केवल तब आएगा जब आप पढ़ेंगे। आप जितना ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, आपको उतने ज्यादा शब्दों का ज्ञान आएगा। और फिर आपको उसके यूसेज करने आना चाहिए कि ये अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पे यूज करने के। तो इस वुमेन्स डे के मौके पर एक क्वेश्चन महिलाओं के लिए, ठीक है, आप वुमेन्स को कहाँ देखती हो? देखिए, महिलाएं पहले भी अपने स्ट्रगल से गुजर रही थी और आज भी गुजर रही है, कम कुछ नहीं हुआ है। पहले घर के अंदर थे, अब घर के बाहर भी हैं। घर के अंदर अभी भी बने हुए हैं। वो जहाँ काम करती हैं, जिन लोगों के बीच में उठती बैठती हैं, उनकी प्रतियोगिता और बढ़ गई है। उसको महिला को महिला से भी लड़ना है और महिला को पुरुष से भी लड़ना है और दूसरे जेंडर से भी लड़ना है। तो उसका स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई पहले भी लड़ रही थी और आज भी लड़ रही है। अब तरीका मॉडर्न हो गया है और उसने भी तरीके सीख लिए हैं कि उसको लड़ना किस तरीके से। जब घर के अंदर लड़ाई थी तो शायद सास बहू की, देरानी जेठानी की, अड़ोसी पड़ोसी की, ननंद भौजाई की, इस तरह की लड़ाइयां हुआ करती थी। या फिर जमींदारी प्रथा थी, है ना, वर्ल्ड जो मैन डोमिनेशन था वो पहले भी था। अब उसको बॉस से लड़ना है, अब उसको कलीग से लड़ना है, अब उसको फ्रेंड से लड़ना है, अब उसको हस्बैंड से लड़ना है या किसी और से लड़ना है। तो घर के बाहर जब जाएगी तो उसके पास नए चैलेंजेस हैं, नए हर्डल्स हैं। तो अगर हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसके सोल्यूशन भी महिलाओं को मिल रहे हैं। तो उसने ढूंढ लिया है कि मुझे कैसे करना है। तो वो जहां कदम रखेगी उसको चैलेंजेस आएंगे और उसको प्रिपेयर होना है कि मैं जहां भी जाऊंगी मुझे चीजों को फेस करना ही पड़ेगा। इतनी ताकत है तो ही वो आगे बढ़े, और नहीं है तो पहले ताकत क्रिएट करे और फिर आगे जाए और फिर लड़े और फिर जीत कर बताए। तो आप महिलाओं के ऊपर कुछ कहना चाहती है आज के दिन? मेरा लिखा हुआ एक 2 लाइनर है जो मैं बता सकती हूँ कि जब किसी ने मुझसे सवाल किया कि महिलाओं का अस्तित्व क्या है, तो मेरे जहन में एक ही शब्द आया, इस्तेमाल, इस्तेमाल और इस्तेमाल। रैपिड फायर क्वेश्चंस करने वाली हूँ, रेडी मैम? ठीक है। कॉफी और टी? टी। फेवरेट बुक? मधुशाला। मॉर्निंग और नाइट? मॉर्निंग। फेवरेट हॉबी? राइटिंग। डॉग और कैट? दोनों नहीं। समर और विंटर? समर। पिज़्ज़ा और बर्गर? दोनों नहीं। बुक्स और मूवीज? बुक्स। इश्क और मोहब्बत? इश्क। ओपन माइक और कवि सम्मेलन? ओपन माइक। शायरी या कविता? कविता। टीवी सीरियल या फिल्म्स? फिल्म्स।